जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 15 पृथ्वी पर जीवन पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक हमने पर्यावरण के 3 मुख्य मंडल परिमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम एक नए मंडल के बारे में जानेंगे, जैव मंडल, बायोस्फीयर। ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवित घटक शामिल हैं। जैव मंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी सम्मिलित हैं और उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना हुआ है। पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विषुववृत्त से ध्रुवों तक, समुद्री तल से हवा में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में व हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक में जीव पाए जाते हैं। अधिकतर जीव स्थलमंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जलमंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। जैव मंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल व मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने और विकसित होने में सहायक होता है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। आपने बच्चों समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में पढ़ा होगा। क्या आपने कभी यह सोचा कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, पर्यावरण जैविक व अजैविक तत्वों के मेल से बना है। यह जानना अत्यंत रोचक है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्यों आवश्यक है। इस संतुलन के रहने के लिए भी विविध प्राणियों, जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक और अजैव तत्वों में स्वस्थ अंतरक्रिया जारी रहे। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु या अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे, उसे हम परितंत्र कहते हैं। इकोलॉजी सिस्टम परिस्थिति के संदर्भ में आवास, पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं और उसी के अनुकूल रहने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। इसी प्रकरण को पारिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं। इकोलॉजी एडेप्शन कहते हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों आइकोस और लॉजी से मिलकर बना है। आइकोस का शाब्दिक अर्थ होता है घर तथा लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन से। शाब्दिक अर्थ अनुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधे, मनुष्य, जंतुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। ये एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही एक साथ रहते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नस्ट हैक्ल, जिन्होंने सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में ये जाने जाते हैं और इन्होंने जीवधारियों मतलब जैविक और अजैविक भौतिक पर्यावरण के घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहा है।
जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। परितंत्र के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। परितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के हैं बच्चों, एक स्थलीय परितंत्र और दूसरा जलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र को पुनः हम बायोम में विभक्त करते हैं। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को हम बायोम कहते हैं। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल है। संसार के कुछ प्रमुख परितंत्र वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा परितंत्र है। जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र व ताजे जल के परितंत्र में बांटा जाता है। समुद्री परितंत्र में महासागरीय, ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्ति परितंत्र सम्मिलित है। ताजे जल के परितंत्र में झीलें, तालाब, नदियाँ, कच्छ व दलदल ये शामिल हैं। परितंत्र की कार्यप्रणाली व संरचना। परितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधे व जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन मिला हुआ रहता है। यह उनके प्राणियों और पौधों की प्रजातियों के इतिहास, वितरण और उनकी संख्या को भी वर्णित करता है। संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक व अजैविक कारक होते हैं। अजैविक या भौतिक कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, पृथ्वी की स्थिति और मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्बनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि भी सम्मिलित है। जैविक कारकों में उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तथा अपघटक भी शामिल है। उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी, मांसाहारी जैसे सांप, बाघ, शेर आदि शामिल है। कुछ जंतु जैसे हिरण, बकरी, चूहे और सभी पौधों पर निर्भर जीव होते हैं जो इसमें शामिल है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर है। उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी के रूप में हम जानते हैं जैसे बाज और नेवला। अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं जैसे कौवा और गिद्ध, तथा कुछ अन्य अपघटक हैं जैसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, उसको एक सामान्य पदार्थ बना देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता के लिए भोजन बनते हैं। द्वितीय उपभोक्ता भी तृतीय उपभोक्ता के द्वारा खाए जाते हैं। अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर ही निर्भर रहते हैं। ये अपघटक इन्हें हम मृतकों को या विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित करते रहते हैं। परितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेंढक का भोजन है, जो मेंढक सांप का भोजन है और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। यह खाद्य क्रम और इस क्रम से एक दूसरे से स्तर पर ऊर्जा की प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए बच्चों, एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीय उपभोक्ताओं का भोजन है और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े होने अर्थात जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर जो खाद्य जाल बन जाता है, इसे हम फिर
खाद्य जाल कहते हैं। सामान्यतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है, चराई खाद्य श्रृंखला और दूसरी अपरद खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला पौधों से आरंभ होकर मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर ही रहते हैं। हर स्तर पर ऊर्जा का हास्य होता है, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन व विघटन प्रक्रिया सम्मिलित है। हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर ये निर्भर रहते हैं और इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सम्मिलित है। बायोम के प्रकार हमारे संसार में जो है पूरे 5 प्रकार के बायोम हैं। वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम। इनकी विशेषताओं को हम जो है मानचित्र की सहायता से समझ सकते हैं तथा हम अब इनको विस्तार में बता रहे हैं। जैव भू रासायनिक चक्र सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है बच्चों, जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्य ताप का बहुत छोटा भाग 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। इसका आधे से अधिक भाग पौधे की स्वश्वसन विसर्जन क्रिया में, शेष भाग पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकीय अंतर संबंधों पर जीवित हैं। जीवधारी बहुलता व विविधता में ही जिंदा रह सकते हैं। इसमें अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विविध प्रवाह है, जैसे ऊर्जा का प्रवाह, जल व पोषक तत्वों का प्रवाह सम्मिलित है। इनकी उपलब्धता संसार में विभिन्न भागों में अलग अलग है। ये भिन्नता क्षेत्रीय आधार पर है, जहाँ पर वर्ष में 12 महीने अलग अलग होती है। हमें विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा या बदलाव रहित रहा है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधे व प्राणियों के उत्कों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से ही आरंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं। जैवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच ये रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहे जाते हैं। बायो का अर्थ है जीवों तथा ज्यो का तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें, मिट्टी, वायु व जल से हैं। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार का होता है, एक गैसीय होता है और दूसरा तलछटी चक्र होता है, सैलिमेंट्री साइकिल कहते हैं। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल व महासागर है। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपट्टी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। जल चक्र वाटर सर्कल सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थल मंडल में जल का एक बनाए रखते हैं, जो तरल, गैस और ठोस अवस्था में होता है, हम जलीय चक्र कहते हैं। कार्बन चक्र सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। ये सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। जैवमंडल में असंख्य कार्बन यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। यह परिवर्तन पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। इस प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड व ग्लूकोज बनता है, जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, सक्रोज के रूप पौधे में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भाग सीधे पौधे की जैविक प्रक्रिया में प्रयोग हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के पत्तों
व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधे की जैविक क्रिया में प्रयुक्त नहीं होते हैं, वे पौधे के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। ये पौधे या तो शाकाहारियों के भोजन बनते हैं, अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। शाकाहारी उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। इनमें शेष कार्बोहाइड्रेट्स का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्म जीव अपघटन कर सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है। ऑक्सीजन चक्र प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा प्रमुख सहपरिणाम है ऑक्सीजन। यह कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है, जिसमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होते हैं। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है बच्चों। बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है तथा बहुत से खनिज तत्वों से मिलकर ये कई तरह के ऑक्साइड बनाती है, जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जल अणुओं H2O के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी यह वायुमंडल में पहुंचती है। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का 79% भाग है। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक आदि में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जैसे कुछ मृदा जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है, अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली मृदा है, जहाँ से यह वायुमंडल में पहुँचती है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने व अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता रहता है। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इनका यौगिकीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह के यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इसका स्वांगीकरण होता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर इसका जो नाइट्रोजन होता है वो कुछ भाग उनमें चला जाता है। फिर मृत पौधों व जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित होकर बैक्टीरिया व नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित सक्षम होते हैं। वह पुनः हरे पौधे व नाइट्रोजन यौगिकीकरण हो जाता है। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं और इस प्रक्रिया को ही डीनाइट्रीकरण कहा जाता है। अन्य खनिज चक्र भी है। जैवमंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधे व प्राणी जीवों के लिए अत्यधिक महत्व है। वह बहुत से खनिज भी इनमें मिले हुए होते हैं। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में मिलते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। प्रायः ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अथवा नदियों व समुद्री जल में पाए। जब ये घुलनशील लवण जल चक्र में हो जाते हैं, तब ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की पपटी पर और फिर बाद में समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अन्य लवण तलछट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अपक्षय से चक्र में शामिल हो जाते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपनी खनिजों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। कुछ अन्य जंतु, पौधे व प्राणियों के भक्षण से
इन खनिजों को प्राप्त कर लेते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाती है। पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, किसी भी परितंत्र या आवासों में जीव समुदाय में परस्पर गति या साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन है। यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे। क्रमशः परिवर्तन भी हो, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रमण के द्वारा ही होता है। इसे परितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियां अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती है, जिससे प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। इसके उदाहरण विशाल घास के मैदानों में मिलते हैं, जहां शाकाहारी जंतु हिरण, जेब्रा और भैंस आदि अत्यधिक संख्या में होते हैं। दूसरी तरफ मांसाहारी बाघ, शेर आदि अधिक नहीं होते हैं और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर होते हैं, अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव के कारण, जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में कोई व्यवधान, जैसे स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता रहता है। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहां द्वितीय वन प्रजातियों जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। यही अनुक्रमण कहलाता है। पारिस्थितिकी संतुलन के कारण कई प्रजातियों का आगमन, प्राकृतिक विपदाएं और मानव जनित कारक भी है। मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है, जो पूरे परितंत्र के संतुलन को प्रभावित करता है। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण आते हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव से भी पारिस्थितिकी बहुत प्रभावित होती है। इनसे पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग नष्ट ही कर दिया या सामान्य पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाला जाता है। पर्यावरण असंतुलन से प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, बीमारियां और कई जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं, जैसे हवा का तेज चलना, तूफानों का आना, वर्षा का अधिक या कम होना। अब आवास स्थानों में पौधे व प्राणी समुदायों के घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थानों पर जीवों की विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का ही संकेतक है। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही परितंत्र के संरक्षण व बचाव का प्रमुख आधार। तो देखते हैं बच्चों कि इस प्रकार हमने देखा कि पृथ्वी पर जीवन या पृथ्वी पर किसी भी छोटे से छोटे जीवाणु को या किसी भी जीव जंतु, शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, कोई भी पौधा छोटा हो बड़ा हो, सबको पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। ऊर्जा का प्रभाव, खाद्य श्रृंखला और इस तरह ये हमारे परितंत्र को, पारिस्थितिकी को बनाए रखते हैं तथा हमारे लिए जीवन में बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। हमें ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लिए बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये अध्याय खत्म होता है। आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। जय हिंद।